गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जुडिशरी के ऑर्गेनाइजेशंस के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। अर्थात जुडिशरी का संगठन या न्यायपालिका का संगठन किस प्रकार से किया जाता है, इस विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। न्यायपालिका का संगठन अनेक प्रकार से तथा विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। उनके संगठन के सिद्धांत विविध प्रकार तथा सिद्धांतों का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से किया जा सकता है। पहला सिद्धांत, न्यायपालिका के संगठन के विषय में एक सिद्धांत जो प्रायः सर्वत्र प्रचलित है, वह यह है कि उसका संगठन एक ऐसी श्रृंखला के रूप में किया जाता है जिसमें छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर बड़े न्यायालय होते हैं और उनके ऊपर उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था देखने को मिलती है। साधारणतः कोई भी मुकदमा छोटे न्यायालयों में पेश किए जाते हैं और जिनके निर्णय के विरुद्ध उसके ऊपर के न्यायालयों में अपील की जाती है। उदाहरण स्वरूप भारत में दीवानी न्यायालयों के संगठन में सबसे नीचे मुंसिफ के न्यायालय होते हैं, उसके ऊपर सिविल जज के न्यायालय होते हैं, पुनः उसके ऊपर हाई कोर्ट की व्यवस्था की जाती है। सिविल कोर्ट के बाद जिला जज के कोर्ट्स होते हैं, न्यायालय होते हैं और उसके ऊपर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था देखने को मिलती है। इस प्रकार साधारणतः न्यायपालिका का संगठन एक पिरामिड के समान होता है जिसका आधार राज्य में फैले हुए अनेक छोटे छोटे न्यायालय होते हैं तथा जो उनके ऊपर के बड़े न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के रूप में उठते उठते वह सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचता है। दूसरा सिद्धांत, एक अन्य सिद्धांत जिसके ऊपर कुछ राज्यों में न्यायालयों का संगठन इस प्रकार से किया जाता है कि यह मुकदमे की सुनवाई का कार्य साधारणतः एक न्यायाधीश करे। उदाहरण स्वरूप हम भारत, ब्रिटेन तथा अमेरिका में देख सकते हैं जहां उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य निचले न्यायालयों में प्रायः ऐसा देखा जाता है। इसका तीसरा सिद्धांत, कुछ राज्यों में न्यायालयों के संगठन में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है कि प्रायः सभी मामलों में बहुसंख्यक न्यायाधीश हों जिनसे न्याय संतुलित हो सके। इस सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि न्याय के संतुलन की दृष्टि से बहुसंख्यक न्यायाधीशों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि न्यायाधीश परस्पर परामर्श द्वारा जिस निर्णय पर पहुंचते हैं वह अधिक उचित तथा मान्य होता है। फ्रांस को हम ऐसी न्याय व्यवस्था के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जहां सब स्तरों पर न्यायाधीशों के एक से अधिक लोग विद्यमान रहते हैं और जिनकी संख्या 3 से 15 तक रहती है।
चौथा सिद्धांत, एक अन्य सिद्धांत जिसके अनुसार न्याय विभाग का संगठन किया जाता है वह यह है कि न्यायालय लोगों को सुलभ तथा निकटतम हो। इसके लिए अनेक राज्यों में ऐसे अनेक न्यायालयों की व्यवस्था की जाती है जो एक स्थान पर स्थिर न रहकर अनेक क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में जाकर और वहां रहकर न्याय देने का कार्य करते हैं। इसे वादी तथा प्रतिवादी दोनों को सुविधा होती है। विद्वानों का कहना है कि न्यायालयों का मूल्य इस दशा में कम हो जाता है जब न्यायालय स्थिर न हो। ब्रिटेन तथा अमेरिका में यह व्यवस्था देखने को मिलती है। पांचवा, उपयुक्त के विपरीत किन्हीं राज्यों में न्याय विभाग का संगठन इस प्रकार से किया जाता है कि न्यायाधीश एक निश्चित स्थान पर कार्य करते हैं तथा यह वादियों तथा प्रतिवादियों का काम होता है कि वे अपने मुकदमे की सुनवाई के लिए वे उस स्थान पर उपस्थित हों। केवल यह फ्रांस तथा यूरोपीय देशों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसका छठा सिद्धांत यह है कि संघात्मक राज्यों में न्याय विभाग के संगठन में साधारणतः यह सिद्धांत प्रयोग में आता है कि संघ तथा उसकी इकाइयों के लिए अलग अलग प्रकार के न्यायालय हों। एक प्रकार के न्यायालय वे होते हैं जो केवल संघीय कानूनों का प्रयोग करते हैं और उसका न्यायाधिकार संघ विषयक सिद्धांत तक ही सीमित रहता है। दूसरे प्रकार का न्यायालय वह है जो संघ की इकाइयों के कानूनों का प्रयोग करते हैं तथा जिनका न्यायाधिकार संघ के इकाइयों के मामले तक ही सीमित रहता है। इस प्रकार की न्याय व्यवस्था के उदाहरण स्वरूप हम अमेरिका को ले सकते हैं जो केंद्रीय और राजकीय जहां केंद्रीय और राजकीय न्यायालय अलग अलग होते हैं। सातवां, उपयुक्त के विपरीत कुछ संघात्मक राज्यों में न्याय व्यवस्था इस सिद्धांत के अनुसार की जाती है कि संघ तथा उसकी इकाइयों के लिए न्यायाधीशों की एक श्रृंखला कार्य करती है तथा सभी न्यायालय संघ तथा इकाइयों दोनों के कानूनों का प्रयोग करते हैं और न्यायाधिकार इकाइयों की तथा संवर्ग क्षेत्र में समान रूप से होती है। भारत आदि देशों में ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। इसका आठवां सिद्धांत एक यह है कि जिसका प्रयोग न्याय विभाग के संगठन में किया जाता है वह यह है कि सामान्य जनता के पारस्परिक झगड़ों के निर्णय के लिए अलग प्रकार के न्यायालय हों तथा जनता और सरकार के मध्य के मुकदमे में निर्णय के लिए अलग प्रकार के न्यायालय हों। प्रथम प्रकार के न्यायालयों को हम जनरल कोर्ट्स या सामान्य न्यायालय कहते हैं और दूसरे प्रकार के न्यायालय को एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स या प्रशासकीय न्यायालय के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था फ्रांस तथा जर्मनी आदि देशों में पाई जाती है जहां जनरल कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स स्थापित हैं।
इस संबंध में यह स्मरणीय है कि कुछ विधि शास्त्रियों ने, विशेषकर अंग्रेजी विधि शास्त्रियों ने, इसे वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा लोकतंत्रात्मकता के विरुद्ध बताया, क्योंकि राज्य की स्थिति भी एक व्यक्ति के समान होती है और उसके विरुद्ध चलाए जाने वाले मुकदमे में को भी सामान्य न्यायालय में चलनी चाहिए। और उन कर्मचारियों की स्थिति जिनके विरुद्ध अभियोग लगाया जाता है साधारण व्यक्तियों के समान ही समझी जानी चाहिए। तथा उसे ऊंचा नहीं समझा जाना चाहिए। किंतु फ्रांस के विधि शास्त्रियों ने कहा कि यह एक अत्यंत हितकारी व्यवस्था है तथा उनके मतानुसार एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स की इस प्रकार की व्यवस्था साधारण व्यक्तियों की हीनता तथा सरकारी कर्मचारियों की उत्कृष्टता पर आधारित नहीं है, बल्कि इस व्यवस्था द्वारा न्याय में बड़ी सहायता मिलती है और साथ ही साथ इन न्यायालयों में शुल्क कम होने की व्यवस्था के कारण सामान्य व्यक्ति राज्य के विरुद्ध मुकदमे सरलतापूर्वक चला सकते हैं और इस स्थिति में उनकी स्वतंत्रता भी बनी रहती है। नौवां और अंततः इसका अंतिम सिद्धांत यह है कि अनेक राज्यों में न्याय व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो। एक प्रकार की न्याय व्यवस्था में व्यक्तियों के पारस्परिक तथा साधारण तथा राज्य एवं कर्मचारियों के सभी के मध्य एक ही प्रकार के सामान्य न्यायालयों में सुने जा सकते हैं तथा राज्य के विरुद्ध मुकदमे के लिए अलग से न्यायालयों की व्यवस्था नहीं की जाती है। भारत तथा इंग्लैंड जैसे देशों में यह व्यवस्था देखने को मिलती है। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जिन सिद्धांतों की विवेचना ऊपर की गई है उनके आधार पर साधारणतः न्यायपालिका का संगठन किया जाता है। फिर भी अनेक राज्यों या देशों में उनकी परिस्थितियों तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं भी पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप भारत में सामान्य न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, दीवानी और फौजदारी। इसके अतिरिक्त फौजदारी के प्रारंभिक न्यायालय भारत में प्रशासन के अधिकारियों के सुपुर्द भी हैं। यद्यपि प्रशासन तथा न्याय को एक ही व्यक्ति के हाथों में व्यवस्था उचित नहीं मानी जा सकती है और धीरे धीरे इसको इससे अलग किया जा रहा है। इस प्रकार किन्हीं राज्यों में सामान्य न्यायालयों के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के न्यायालयों की भी व्यवस्था की जाती है, जैसे सैनिक न्यायालय, श्रमिक न्यायालय, श्रम न्यायालय या व्यवसायिक न्यायालय आदि के रूप में हम इसे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं।
स्पष्ट है कि न्यायालय का संगठन पूरे विश्व में अत्यंत विस्तृत तथा व्यापक है और हर देश अपने अपने क्षेत्र में लोगों की अधिकारों की सुरक्षा करने का काम और उन्हें उनकी स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को बनाए रखने का काम अपने अपने स्तर पर अपने सिद्धांतों के आधार पर करती है। थैंक यू वेरी मच।